हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए जो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म के रुकमनी पब्लिकेशन से प्रैक्टिस सेट जो है वो स्टार्ट कर रखा है। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 23। इसके और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो निर्माण स्रोत है वो क्या है? संवैधानिक प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी संवैधानिक प्रावधान है। देखिए एक्चुअली है क्या, आप लोग पढ़े होंगे संविधान का एक अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद है 263 और यह अनुच्छेद 263 यह कहता है कि इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति जो है वो एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है वो कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और सरकारीय आयोग के सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है वो किया गया था। पहली बार 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी, जिसकी पहली बैठक जो है वो 10 अक्टूबर 1990 को हुआ था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम से कम 10 सदस्य जो हैं वो अवश्य उपस्थित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सोनार का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सोनार का। सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार में एक्चुअली फैदोमीटर लगा हुआ होता है जो कि प्रतिध्वनि विधि के द्वारा गहराई जो है वो ज्ञात कर लेता है। और ऑप्शंस की अगर बात कीजिएगा तो जो ऑडियोमीटर होता है यह ध्वनि की तीव्रता को मापने के काम में आता है। जो गैल्वेनोमीटर होता है इसके द्वारा छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा और मात्रा ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और सेक्सटेंट जो होता है इससे किसी जो मीनार उनार जो होता है उसकी ऊंचाई नापने के काम में यह उपकरण जो है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है, यह आपको बताना है। स्वजीवी उत्पादक सुमेलित है, परोपजीवी उपभोक्ता सुमेलित है, मृतोपजीवी विबंधक सुमेलित है, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता यह सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? तो सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज़ में है यह आपसे पूछ रहा है। ऑक्सीजन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में और कार्बन चक्र में। तो सबसे ज़्यादा है कार्बन चक्र में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्बन चक्र में। नेक्स्ट है कि तुलबुल परियोजना का संबंध है। तो तुलबुल परियोजना का संबंध जो है वो कहाँ से है? ब्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी, सतलज नदी। तो तुलबुल परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर में बुलर झील के मुहाने पर स्थित झेलम नदी पर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि झेलम नदी पर। यह जो तुलबुल परियोजना है यह भारत पाकिस्तान से संबंधित है। यह परियोजना जो है वो बुलर झील पर एक नेविगेशन लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर की तरह कार्य करता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं झेलम नदी की, तो झेलम नदी का जो उद्गम है वो वेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो सागरीय जल की लवणता में सबसे अधिक योगदान किसका है? NaCl का है यानी कि सोडियम क्लोराइड का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर प्रधान यमुनोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? यह बात कर रहा है 180 डिग्री देशांतर की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री देशांतर। देखिए देशांतर के ही आधार पर किसी भी स्थान का समय जो है वो ज्ञात किया जाता है और 180 डिग्री देशांतर जो है वो प्रधान यमुनोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है।
वहीं आप लोग पढ़े होंगे कि 180 डिग्री एवं उत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है। आगे है कि पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 10 घंटे सोमवार लिखा। यदि उसके जहाज की गति वही है तो पृथ्वी के घूर्णन की यदि उसकी जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह निम्नलिखित में से किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि 0 डिग्री से 180 डिग्री जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। यहाँ ये जा रहा है कहाँ से कहाँ तक, 90 डिग्री से जा रहा है तो कितना लगेगा, 12 घंटे की जगह 6 घंटे लगेगा। तो ये 10 घंटे सोमवार लिखा हुआ है तो इसमें 6 और ऐड कर दीजिए, यानी जो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 और सोमवार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह कौन है। तो वो क्या है, क्लोरोक्विन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर मलेरिया की बात करते हैं तो याद रखिएगा मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। तो यह जो सड़क पर पीले लैंप उपयोग हो रहे हैं इसमें सोडियम के वाष्प का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। सोडियम प्रकाश का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 9937 एंगस्ट्रम। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चिली साल्ट पीटर किससे संबंधित है। तो चिली साल्ट पीटर भी जो है वो सोडियम से ही संबंधित है। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो वृक्ष की आयु जो है वो इसमें जो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर इसकी आयु जो है वो निर्धारित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पौधे की आयु की निर्धारण की जो विधि होती है उसको डेंड्रिक्रोनोकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो क्या होता है, सौर सेल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सौर सेल होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि सौर सेल जो है वो मुख्य रूप से सिलिकॉन से बना हुआ होता है जो कि सूर्य की किरणों के द्वारा जो उत्सर्जित फोटोन होता है उसको अवशोषित करता है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा किया गया था, महाकश्यप के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाकश्यप के द्वारा। आप लोगों को पता होगा कि 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। पहला जो है वो राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा वैशाली में सभाकामी की अध्यक्षता में और कालाशोक के शासनकाल में। और तीसरा पाटलिपुत्रा में मोगलीपुत्र तीसर की अध्यक्षता में और अशोक के शासनकाल में। और चौथा कुंडलबन कश्मीर जो कि वसुमित्र की अध्यक्षता में और कनिष्क के शासनकाल में। तो यह चारों जो बौद्ध संगतियाँ हैं वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो भारत में अंग्रेजों के समय में जो प्रथम जनगणना हुआ था वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और कब हुआ था, 1872 में हुआ था। लॉर्ड मेयो की अगर बात कीजिएगा तो लॉर्ड मेयो का जो टेन्योर है वो 1869 से लेकर 1872 तक था। लॉर्ड मेयो से जो कुछ याद रखने वाली बातें हैं वो यह है कि इसने अजमेर में एक मेयो कॉलेज की भी स्थापना किया था। 1872 में इसने कृषि विभाग का भी स्थापना किया था। फिर लास्ट में एक अफगान था जिसका नाम था शेर अली अफरीदी, वो 1872 में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर इसकी हत्या जो है वो कर देता है। नेक्स्ट है कि दलित वर्गों का संघ जो है वो स्थापित किया गया था। तो दलित वर्गों का संघ जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि दलितों के जो सबसे बड़ा नेता थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भीमराव अंबेडकर से याद रखिएगा
इन्होंने 1924 में एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था। 1936 में इन्होंने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की भी स्थापना किया था। और साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो शामिल हुए थे। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। तो सर टॉमस मुनरो जो था वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था जो था वो मद्रास, बम्बई और असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो सबसे अधिक जो हिंदू मनसबदार था वो मुगल काल में औरंगजेब के काल में ही थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था? 1658 से लेकर 1707 तक था। 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब से जो कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। इसके गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। इसने 1675 ईस्वी में जो सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेज बहादुर, उसकी हत्या करवा दिया था। फिर 1679 में इसने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। 1686 में इसने बीजापुर को और 1687 में इसने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। फिर जाके लास्टली 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसे जो है वो खुलदाबाद, जो कि अब रोजा कहलाता है, वहाँ इसको दफनाया गया है। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया था? तो लड़कियों की विवाह की जो न्यूनतम उम्र है वो 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 वर्ष। देखिए, इससे रिलेटेड एक और आप लोगों को याद रखना है, एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट, जो कि 1891 था। तो एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट 1891 के अंतर्गत 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दिया गया था। एक था शारदा एक्ट, जिसके अंतर्गत लड़कों की विवाह की उम्र जो है वो 18 साल और लड़कियों की विवाह की उम्र जो है वो 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। फिर आता है बाल विवाह निषेध संशोधित अधिनियम 1978, जिसके अंतर्गत कि लड़का का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और लड़की की न्यूनतम उम्र जो है वो 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति। हड़प नीति कब हुआ था? 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त की अगर बात करते हैं तो यह कब हुआ था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद बंगाल के विभाजन की अगर बात करते हैं तो यह हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और सहायक संधि की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा 1798 में जो है वो शुरू किया गया था। आपसे यहाँ से पूछ रहा है सबसे बाद में क्या हुआ था, तो सबसे बाद में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? तो जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम था SS राजपूताना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, SS राजपूताना। देखिए, यह तो सबको पता है कि SS राजपूताना से गए थे। मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, वो क्वेश्चन है कि आए किससे थे? गए तो थे SS राजपूताना से, क्लियर है। आए किस से थे? तो याद रखिएगा, एक बेंस्टियाना नामक एक इटली का पोत था, ठीक है। बेंस्टियाना कहाँ का था? इटली का एक पोत था, इसी से वो भारत लौटे थे, क्लियर है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर बात कीजिएगा तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। इसमें एनी बेसेंट जो है वो महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में भाग ली थी और जो मदन मोहन मालवीय थे वो राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से हिंदू दलितों के बांटने के विषय पर जब मतभेद हो जाता है तो जो खाली हाथ लौट जाते हैं उसके बाद कहते हैं कि मैं भले ही खाली हाथ लौटा हूं लेकिन अपने देश की इज्जत को मैंने कलंक नहीं लगने दिया है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरिपुरा
जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित राज्य में स्थित है। तो हरिपुरा कहाँ स्थित है? हरिपुरा जो है वो गुजरात में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात में स्थित है। यह जो हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था, ये कब हुआ था? 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इसी में सुभाष चंद्र बोस जो है वो पटाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दे देते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और फिर जो सुभाष चंद्र बोस यहाँ से अपना अध्यक्ष पद जो तब त्याग देते हैं, उसके बाद ये जाकर 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अब पढ़ेगा इंडिया के द्वारा एक मिशन बिहार दरोगा 2023 के नाम से एक ग्रुप चलाया जा रहा है। उस ग्रुप में बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट जो है वो आप लोगों को डेली 8 बजे रात में प्रोवाइड करवाया जाता है PDF फॉर्मेट में, और फिर उसका डिस्कशन भी जो है वो उसी ग्रुप में PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लोगों को दिए गए नंबर 9472092809 पे बिहार दरोगा लिखकर व्हाट्सअप करना है। उसके बाद आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस से याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। फिर एक डेट याद रखिएगा 22 सितंबर 1944। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए एकदम से इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया था, ठीक है। फिर एक डेट याद रखना है 21 अक्टूबर 1943। इस दिन सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका कि जर्मनी और जापान ने भी समर्थन किया था। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन के द्वारा, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। सत्रवासन के द्वारा किया जा सकता है, विघटन के द्वारा भी किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लोकसभा का जो स्थगन है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाएगा, लेकिन लोकसभा का जो सत्रवासन है और विघटन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। क्लियर है। एक आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 यह कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा जो है वो भंग कर सकते हैं। लोकसभा की अगर गठन की बात करते हैं तो लोकसभा का जो गठन है वो किस में है? अनुच्छेद 81 में वर्णित है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन आपातकाल में इसको एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी ध्यान रखना है, जैसे कि प्रथम लोकसभा का कार्यकाल जो था वो 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक रहा था। मूल संविधान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 500 निश्चित की गई थी, लेकिन अभी इसके सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 550 हो सकती है। लोकसभा और राज्यसभा का एक संयुक्त अधिवेशन होता है, वो अनुच्छेद 108 में वर्णित है। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, और लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 20 हो सकती है। आगे है कि भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? महानियंत्रक व महालेखक परीक्षक का? नहीं। भारत के वित्त मंत्री का? नहीं। अधिकृत मंत्री का? नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपयुक्त किसी का नहीं। देखिए, जैसे ही भारत की संचित निधि की बात कीजिएगा तो संचित निधि से धन जो है वो संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय जो है वो किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख किया गया है, और संचित निधि से धन जो है वो संसदीय विधि के सिवाय किसी अन्य विधि के द्वारा नहीं निकाला जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 109? नहीं। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया से संबंधित
प्रावधान जो है वो दिया गया है। अनुच्छेद 110, हाँ बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत ही धन विधेयक को परिभाषित जो है वो किया गया है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 110। नेक्स्ट है, महरौली लौह स्तंभ में चंद्र का तात्पर्य सामान्यतः किस शासक से लिया जाता है? तो चंद्र का जो तात्पर्य है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा निर्मित इस स्तंभ में उसके विजय अभियानों का उल्लेख जो है वो किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया है? तो भारत में संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना की अनुशंसा से किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? कैबिनेट मिशन जो है वो मार्च 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। एक अध्यक्ष था जिसका नाम था सर पैथिक लॉरेंस और 2 इसमें और थे, एक का नाम था स्टॉफेट क्रिप्स और एक का नाम क्या था? AB अलेक्जेंडर। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो किस आधार पर किया जाता है? तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो किस आधार पर किया जाता है? आप प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लगभग 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि जो है वो राज्य के विधानसभाओं के सदस्य के रूप में चुना गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर। संविधान सभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है वो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 389 निश्चित की गई थी, जिसमें कि 292 जो है वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि जो हैं वो शामिल थे। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की सदस्यों की संख्या जो थी वो कितनी थी? 33 थी और महिला सदस्यों की संख्या जो थी वो कितनी थी? 15 थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और कहाँ हुआ था? नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। संविधान के आधारभूत उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? प्रस्तावना में, संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 4 में या संविधान के भाग 8 में? तो कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना में। संविधान का जो आधारभूत उद्देश्य है उसको प्रस्तावना में ही सम्मिलित किया गया है। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की सामान्यता का उल्लेख जो है वो किया गया है। प्रस्तावना का विचार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और इसमें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। वहीं अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं संविधान के भाग 3, इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। संविधान की भाग 4 की अगर बात करते हैं तो इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन जो है वो किया गया है। और संविधान के भाग 8 की अगर बात करते हैं तो इसमें अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है कि सुमेलित करना है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड के साथ मैच करेगा। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान के साथ मैच करेगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश के साथ मैच करेगा और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। एक साइड राज्यों के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड उसकी राजधानियां दी गई हैं। मणिपुर, शिलोंग, बिल्कुल नहीं। मणिपुर की राजधानी जो है वो इम्फाल है। शिलोंग जो है वो मेघालय की राजधानी है। उसके बाद कह रहा है मेघालय कोहिमा, ये भी गलत है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। कोहिमा जो है वो नागालैंड की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, ये बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। नागालैंड इम्फाल गलत है। नागालैंड की राजधानी जो है वो कोहिमा है। इम्फाल जो है वो मणिपुर की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश और ईटानगर जो है वो सही सुमेलित है।
आगे है कि पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किस किस के मध्य स्थित है। तो पालघाट दर्रा जो है वो कोयम्बटूर और कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है, जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। तो डेल्टा नहीं बनाती है, कौन सी नदी नहीं बनाती है? ताप्ती नदी नहीं बनाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती। ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा के बजाय क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। और ताप्ती नदी जो है वो इसका उद्गम जो है वो बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास से यह नदी जो है वो निकलती है। आगे है कि जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो जोजिला दर्रा जो है वो लद्दाख में स्थित है। आप लोग पढ़े होंगे कि श्रीनगर लेह राजमार्ग पे स्थित है ये जोजिला दर्रा, जिसको कि बर्फीला तूफान का पर्वत दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लद्दाख। भारत के दक्षिणी पठार का उच्चतम बिंदु स्थित है। तो भारत के दक्षिणी पठार का जो उच्चतम बिंदु है वो अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अन्नामलाई में। नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाला अभिकरण कौन है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाला अभिकरण जो होता है वो कौन है? एनएसओ है। एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है किसको? आईडीए को, यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसकी स्थापना हुई थी 1960 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया। तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन जो है वो उड़ीसा में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। और याद रखिएगा, पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जो है वो जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीता है। निम्नलिखित में से किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा जो है वो अधिकतम पाई जाती है। तो कार्बन की मात्रा जो है वो 90% से अधिक पाई जाती है एंथ्रासाइट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंथ्रासाइट। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो ये लिग्नाइट कोयला है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूरा कोयला किसको कहा जाता है। तो भूरा कोयला किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को कहा जाता है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का तो यहाँ तो कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम पूछ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो विषाणु यानी वायरस जनित रोग है। तो टाइफाइड नहीं, टाइफाइड तो किसके कारण होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। टीबी भी जीवाणु के द्वारा होता है, हैजा भी जीवाणु के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस जो है वो वायरस के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेपेटाइटिस। और भी कुछ अन्य बीमारियां हैं जो विषाणु के द्वारा होती हैं, उनके नाम भी आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि एड्स हो गया, पोलियो, चेचक, खसरा, रेबीज, ट्रैकोमा, फिर कोविड-19। ये सब जो है वो किसके कारण होता है? वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। नागासाकी पर गिराए गए बम में किसका प्रयोग किया गया था। तो नागासाकी पर कब बम गिराया गया था? आप लोगों को याद होगा, हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था, जिसका कोड नाम जो था वो फैटमैन था। और इसमें किसका योग हुआ था? प्लूटोनियम 239 का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लूटोनियम। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया सबस्टांस नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ और उसकी कैपेसिटी होती है कि वो पुराने अपने फॉर्म में आ जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? पानी का जमना जो हो जाएगा वो भौतिक परिवर्तन होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पानी का जमना। आगे है, इनमें से सबसे अच्छा उष्मा चालक कौन सा है? चांदी, तांबा, सोना या पत्थर। तो सबसे अच्छा उष्मा चालक जो हो जाएगा वो हो जाएगा चांदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेडियो दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 फरवरी। 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस भी जो है वो मनाया जाता है।
देखिए फरवरी से में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है। तो दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। एक तो आप लोग पढ़े होंगे वॉटसन और क्रिक, जो कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किए थे, लेकिन यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो उस वैज्ञानिक का नाम था कॉर्नबर्ग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। तो मीराबाई चानू का संबंध जो है वो भारोत्तोलन से है, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए प्रथम पदक भी जीती थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। देखिए सारे विटामिन के रासायनिक नाम आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन बी का थाइमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का टोकोफेरोल और विटामिन के का फिलोक्विनोन। तो यहाँ आपसे विटामिन सी का पूछ रहा है, तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी जो है वो सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है और इसकी कमी से अस्कर्बी रोग होता है। नेक्स्ट है कि दूध उदाहरण है। तो दूध किस चीज़ का उदाहरण है। दूध जो है वो इमल्सन का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी इमल्सन का उदाहरण है। यह है मैथ्स का क्वेश्चन। इसका आंसर जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच्ड है। पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। आगे है कि भारत के संदर्भ में मिश्रित कृषि का अर्थ क्या है। तो देखिए भारत के संदर्भ में मिश्रित कृषि का मतलब है कि आप खेती तो कर ही रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना। आगे है कि एनकेपी सॉल्वे ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो एनकेपी सॉल्वे ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्रिकेट से संबंधित है। एनकेपी सॉल्वे ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, दिलीप ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गया, सीके नायडू ट्रॉफी हो गया, जीडी बिरला ट्रॉफी हो गया, देवघर ट्रॉफी हो गया, ये सब जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है, यह आपको बताना है। मायोपिया में होता क्या है कि इसमें नेत्र गोलक कुछ बड़ा हो जाता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर न बनकर पहले ही बन जाता है। यह तो बिल्कुल सही है। इस दोष में दूर की वस्तुएं जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं, यह भी बिल्कुल सही है। फिर है कि इस दोष को उचित पावर के अवतल लेंस का चश्मा लगाकर दूर किया जा सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ ए, बी और सी तीनों सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से कोई भी कथन जो है वो गलत नहीं है। किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है, यह है। तो यह क्या है, यह लेंज का नियम यह कहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेंज का नियम। नेक्स्ट है कि यूरोपा और टाइटन क्रमशः किन ग्रहों के उपग्रह हैं। तो यूरोपा किसका है, बृहस्पति का, और टाइटन किसका है, शनि का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बृहस्पति और शनि का। एक चीज़ याद रखिएगा, यह तो हो गया यूरोपा और टाइटन। यूरोपा किसका, बृहस्पति का, टाइटन किसका, शनि का। बृहस्पति यानी कि जुपिटर, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है ज्ञानमीड, ठीक है, जो कि पीले रंग का ग्रह होता है और सभी उपग्रहों में वो क्या है, बड़ा है। फिर अगर शनि की बात करते हैं तो शनि जो है वो आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका घनत्व जो होता है वो सभी ग्रहों और जल से भी कम होता है। शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो यही है टाइटन, जो कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो माना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौर मंडल का कौन ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह ही नहीं है।
तो सौरमंडल का 2 ग्रह, एक बुध और एक शुक्र, 2 ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है कि हीलियम की खोज किसने की थी? हीलियम की खोज जो है वो लॉकियर के द्वारा किया गया था 1868 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। हीलियम से याद रखिएगा सर्वाधिक आयन विभव वाला जो तत्व है वो हीलियम ही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से रेड लैंड है, रेड लैंड किसको कहा जाता है? ठीक है, Pb3O4 को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका प्रयोग जो है वो फ्लिंट काज बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है कि पिंच ब्लेड यस्क है, तो पिंच ब्लेड जो है वो यूरेनियम का यस्क है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम का। यूरेनियम को क्या बोला जाता है? यूरेनियम को आशा धातु भी जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आशा धातु। आगे है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के लाने में जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रोटॉन की बात कीजिएगा तो प्रोटॉन क्या है? एक धनात्मक मूल कण है जिसका खोज जो है वो 1886 में गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। आगे है, विटामिन के क्या कार्य करता है? तो विटामिन के जो है वो क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त का थक्का जमाता है। आगे है तिल्ली यानी कि स्प्लीन को कहते हैं। स्प्लीन यानी प्लीहा, इसको क्या कहा जाता है? रक्त बैंक भी कहा जाता है और आरबीसी का शमशान घाट भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी दोनों। नेक्स्ट है कि कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? लाइकेन कहा जाता है, जो कि एक प्रदूषण सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाइकेन। नेक्स्ट है, रग्बी फुटबॉल जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो रग्बी फुटबॉल जो है वो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटलैंड। एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वो होता है 15। आगे है कि बम्बू नृत्य निम्नलिखित में से किन का आदिवासी नृत्य है? तो बम्बू नृत्य जो है वो कुकी एवं नागाओं का आदिवासी का नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कुकी एवं नागाओं का। आगे है कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर। याद रखिएगा 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि वाटरलू के युद्ध 1815 ईस्वी में किस महान योद्धा का अंतिम रूप से पतन हुआ था? तो किसका हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। फिल्म अभिनेत्री नरगिस, इनका नाम था जदनबाई, सही है। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का नाम था यूसुफ खान, सही है। बॉर्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर, ये भी सही है। गरीब नवाज जैन उल अबिदीन, ये गलत है, क्योंकि गरीब नवाज जो है वो किसको कहा जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता था गरीब नवाज के नाम से। और ये जैन उल अबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना नहीं है, यह आपको बताना है। रुक्मणी देवी अरुणडेल है, टी बाला सरस्वती भी हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति भी हैं। झावेरी बहनें नहीं हैं, क्योंकि झावेरी बहनें जो हैं एक्चुअली ये मणिपुर शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ना कि भरतनाट्यम की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और यह जो है वो भारत का प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य कला शैली है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी एल्युमिनियम कंपनी नहीं है, यह आपको बताना है। वॉल्को है, नाल्को है, हिंडाल्को भी है, नेल्को नहीं है। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, ये नेल्को है।
ये नेल्को का मतलब होता है द नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। तो ये एल्युमिनियम कंपनी कैसे हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा एल्युमिनियम से कि भारत में प्रथम एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना जो है वो 1937 में किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो द्विसदनात्मक है? ठीक है, द्विसदनात्मक आप लोग पढ़े होंगे एक अनुच्छेद 169। क्या है अनुच्छेद 169 में? यही तो है कि कोई राज्य जो है वो अपने विधानसभा से अगर 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित कर दे तो संसद जो है वो विधान परिषद का सृजन कर देता है। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि कौन सा राज्य जो है वो द्विसदनात्मक है? महाराष्ट्र। हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र द्विसदनात्मक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। कौन कौन से राज्य में द्विसदनात्मक है? उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है। आगे है कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उसमें सम्मिलित था बाढ़। हाँ बिल्कुल था। अग्नि भी था, आंतरिक कलह भी था, यह तीनों था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। महात्मा बुद्ध से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। इनका जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था, मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुआ था। इन्होंने प्रथम उपदेश जो है वो अपना सारनाथ में दिए थे, सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए थे और इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा जो है वो ग्रहण किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी माही नदी। यह जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में संगम बनाती है। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और एक है बजाज सागर बांध जो कि इसी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसलें कौन सी हैं? खरीफ की फसलें किसको कहा जाता है? वैसी फसल जिसका जून जुलाई में बोया जाए और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाए, उसको क्या कहा जाता है? खरीफ फसल कहा जाता है। जैसे कि चावल है, मक्का है, कपास है, ये सब क्या है? खरीफ फसल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। डुरंट कप जो है वो फुटबॉल के साथ मैच करेगा। डेविस कप जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। ईरानी कप जो है वो क्रिकेट से संबंधित है और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित है। यानी सब सामने सामने ही लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है लिम्पियाधुरा भारत और किस देश के बीच एक विवादित क्षेत्र है? अभी एक्चुअली नेपाल जो था वो लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसको वो अपने जब वो मैप जारी किया था तो उसमें दिखा दिया था। तो यह भारत और नेपाल के बीच एक विवादित क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नेपाल। कभी कभी आप लोग पढ़े होंगे ना कि इंसान मतलब जो है वो अपना औकात भूल जाता है, तो कभी कभी नेपाल भी है जो अपना औकात भूल जाता है। नेक्स्ट है कि 1946 के नौसैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? तो आत्मसमर्पण के लिए जिन्ना और पटेल ने तैयार किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि नौसैनिक विद्रोह में हिंदू मुसलमान एकता पर किसकी टिप्पणी थी कि हिंसात्मक कार्यवाही के लिए हिंदू और मुसलमानों का एक होना अपवित्र बात है? तो यह गांधी जी की टिप्पणी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कि भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? तो विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष था लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ था। निम्न में से किस संशोधन अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता था? बंदोबस्त कानून एक्चुअली यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको कहा जाता है? 1781 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी संशोधन अधिनियम 1781। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था कि ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 है, ये रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 में, उसी की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान जो है वो किया गया था। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार जो है वो प्रदान किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भारत में किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो चांदी उपलब्ध सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, राजस्थान में है। और कहाँ उपलब्ध नहीं होता है, तो गुजरात में उपलब्ध नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट है कि मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना मिलीलीटर पीत रस जो है वो स्रावित होता है। तो लगभग कितना मिलीलीटर पीत रस स्रावित होता है, लगभग 600 मिलीलीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 600 मिलीलीटर। पित्त रस जो है वो यकृत के द्वारा स्रावित होता है, जो कि पित्ताशय में संचित रहता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में जाति आधारित जनगणना पर से उच्च न्यायालय ने लगाई रोक जो है वो हटा दिया है। तो बिहार से ही हटाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। याद रखिएगा, भारत में प्रथम जातिगत जनगणना जो है वो 1931 में किया गया था। नेक्स्ट है कि सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का जो है वो नाम क्या है। तो पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन जो कि सूर्य अवलोकन करेगा उसका नाम क्या है, आदित्य L1। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आदित्य L1। नेक्स्ट है कि डेब्यू टेस्ट मैच की प्रथम पारी में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय ओपनर कौन बने हैं। तो तीसरे भारतीय ओपनर बने हैं यशस्वी जायसवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यशस्वी जायसवाल। नेक्स्ट है कि किस देश की संसद ने अपने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाला विधेयक पारित किया है। तो यह किया है इजराइल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इजराइल ने। नेक्स्ट है कि फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है वो आलिया भट्ट को, उनकी एक फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी, उसके लिए दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आलिया भट्ट। नेक्स्ट है कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो है वो पंकज सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो टोटल 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने एक पंचायत एक प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है। तो एक पंचायत एक प्लेग्राउंड का जो शुरुआत है वो केरल राज्य सरकार के द्वारा पंचायत स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि 17 अगस्त 2023 को बिना दावे वाली जमा राशि की खोज के लिए UDGAM पोर्टल किसने लॉन्च किया है। UDGAM का मतलब होता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, जो कि किसके द्वारा शुरू किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो नेशनल क्वांटम मिशन जिसका उद्देश्य की क्वांटम प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास में तेजी लाना है, इसके तहत 6000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 6000 करोड़ रुपए। दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है, इसे किस एजेंसी ने लॉन्च किया है। तो स्टारशिप को स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्पेसएक्स। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेव लॉन्च किया है। तो व्हील्स ऑन वेव जो है वो टोयोटा कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कि अज्ञात शवों के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो वो राज्य कौन बन गया है, हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2023 में निम्न में से किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा मिला है। तो यह किसको मिला है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, जिसकी स्थापना जो है वो कब हुई है, 2011 में हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत की पहली सेमी हाई होगा हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को क्या नाम दिया गया है। तो उसका नाम रैपिडिक्स दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।